नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे में। सिल्क रोड देखेंगे आज। जो इतिहास में प्राचीन सिल्क रोड ये है। सिल्क रोड सामने या सिल्क रूट दो नाम से जाना जाता है, तो रोड बोलिए या तो रूट, लेकिन वास्तविक में है क्या तो थोड़ा इस पर देखते हैं हम। प्राचीन सिल्क रोड। देखिए, सिल्क एक नाम आ रहा है। सिल्क होता क्या है? बोलेंगे रेशमी कपड़ा। और रोड का ये कोई फिजिकल रोड नहीं था, एक रास्ता था जिससे जो रेशम के कपड़े हैं चीन से चलते थे। तो रेशमी कपड़े के नाम पे एक रास्ता पड़ा। उस रास्ते में किसका ट्रेड हो रहा है? मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है, बोलेंगे सिल्क से बना हुआ कपड़े का ट्रेड हो रहा है। इसी के नाम पे पड़ा सिल्क रोड। और ये सिल्क रोड कहाँ से कहाँ तक था, कैसे था, इसी पर डिस्कशन करेंगे। ओनली टॉपिक है आज का सिल्क रोड और इतिहास का चैप्टर है। तो डायग्राम से एक बार देखिए, रफ डायग्राम पूरा एशिया का। ये आपको एक रफ डायग्राम मिलेगा। सिल्क रोड कहाँ से कहाँ तक चलते थे, इसमें क्या होता था, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, सिल्क रोड चलते कहाँ थे, बोलेंगे जो चीन है, चीन के यहाँ देखेंगे बीजिंग। यहाँ पे बीजिंग राजधानी, और यहाँ नानजिंग। कभी चीन की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी नानजिंग। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बीजिंग होते हुए एक मंगोलिया। जो रास्ता गुजर रहा है काफी टफ टेरिटेरियन है, अर्थात एक्सट्रीम क्लाइमेट बोला जाता है, या एक्सट्रीम जो क्षेत्र हैं वहां से गुजर रहे हैं। मंगोलिया है। इसके आगे बोलेंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से फिर कैस्पियन सागर आपको इस तरीके से मिलेगा। कैस्पियन सागर होके, और एक पर्वत है कारकस माउंटेन होके, फिर कहाँ पे चले जा रहे हैं? आगे चले जा रहे हैं, बोलेंगे पूर्वी यूरोप। तो बीजिंग से चल रहा है एक रास्ता जो चल रहा है पूर्वी यूरोप की ओर। इसके कई सारे ब्रांच निकाल देंगे आप। एक ब्रांच ऐसे निकाल लेंगे, दूसरा ब्रांच फिर ऐसे निकालेंगे, एक ब्रांच इंडिया की ओर निकालेंगे। सेकंड रास्ता, फर्स्ट तो है स्थल मार्ग। आपको क्या करना है, जो सिल्क रोड है इसके दो मार्ग बताने हैं। एक है स्थल मार्ग बताएंगे, सेकंड बोलेंगे जल मार्ग। जो स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग के भी काफी सारे रास्ते ब्रांच हैं जो अलग अलग क्षेत्र से निकल रहे हैं और सारे शहर से गुजर रहे थे। कहाँ कहाँ से गुजर रहे थे? बोलेंगे मंगोलिया। गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में। आगे फिर बोलेंगे टकला माकन मरुस्थल है। टकला माकन मरुस्थल के बाद चले जाएंगे आप कारकुम मरुस्थल है। तो ऐसे करके काफी एक्सट्रीम लैंड से गुजर रहे हैं, पर्वत क्षेत्र से गुजर रहे हैं। इसमें पामीर, हिंदू कुश पर्वत, और फिर बोलेंगे ब्रांच में बटा हुआ था। सेंट्रल एशिया से रास्ते निकल रहे हैं। आगे बोलेंगे जो अरब देश था वहां पे एक चले जा रहा है, ऐसे करके अरब फील्ड में एक रास्ता भारत की ओर आ रहा है। तो ब्रांच बहुत सारे हैं, कोई एक ब्रांच नहीं कर रहे हैं आपको कि सिंगल रास्ता कर दिए, नानजिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और सीधा एक मार्ग दिखा दिए। वास्तविक रूप में बहुत सारे मार्ग हैं और खासकर सेंट्रल एशिया से ही चारों दिशाओं में जा रहे थे। फिर दूसरा क्या दिखाना है? जल मार्ग दिखाना है। ये भी नानजिंग से चलेगा। फिर इसमें आ रहे हैं बीच में जापान होके, दक्षिण कोरिया होके ऐसे निकल रहे हैं, नीचे सुमात्रा जावा होके फिर भारत की ओर आ रहे हैं ऐसे करके। नीचे श्रीलंका है, एक रास्ता ऐसे निकालेंगे श्रीलंका होके, इधर डालेंगे एक रास्ता ऐसे अफ्रीका की ओर, अर्थात लाल सागर और इधर अफ्रीका, इथोपिया सोमालिया की ओर जा रहा है।
तो जल मार्ग के भी दो रास्ते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे रास्ते हैं। एक है आसियान कंट्री की ओर जा रहा है, एक ऐसे निकल रहा है, तो बोलेंगे कि थाईलैंड की ओर निकल रहे हैं। ये जो आपके स्वर्ण भूमि थे, प्राचीन नाम स्वर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप, स्वर्णद्वीप। फिर भारत की ओर, फिर श्रीलंका के नीचे ऐसे चलते जाएंगे और लाल सागर से होते हुए अंत में कहाँ पहुंच रहे हैं, कुल मिला के पहुंच रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा यहाँ से आगे बढ़ के जो रोमन साम्राज्य था और ग्रीक साम्राज्य, तो वहां तक पहुंच रहे। मेन बोलेंगे कि इटली करंट में ऐसे करके जो रास्ता गुजर रहा है लाल सागर से आगे भूमध्य सागर तक पहुंच रहा है। तो लाल सागर, भूमध्य सागर से और फिर इधर से जो लैंड से भी कनेक्ट हो रहे हैं पूर्वी यूरोप में, तो वहां तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? जर्मनी, नीदरलैंड तक जा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं था, और समुद्री मार्ग से जो कट रहा है ये बोलेंगे जा रहा है इटली की ओर। रोमन साम्राज्य हुआ करता था। पहले रास्ता आप समझ लीजिए, इसके बाद थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझिएगा। बोल रहा है सिल्क रोड क्या है, तो एक रेशमी कपड़े का मार्ग था। मोस्टली किस चीज़ का ट्रेड हो रहा था? बोलेंगे अधिकतर जो ट्रेड हो रहा था वो रेशमी कपड़े का ट्रेड हो रहा था। सिर्फ अकेला नहीं रेशमी कपड़ा था, बाद में धीरे धीरे बहुत सारी वस्तु जुड़ते गई। जो ट्रेड मार्ग था, ये रास्ता व्यापार का मार्ग है। काफ़ी सारे और वस्तु बाद में इसमें आते चले गए, वो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से वस्तु इस मार्ग से गुजर रहे थे। आप बोलेंगे नानजिंग से चल रही है, बीजिंग से। दो रास्ते हैं, एक स्थल मार्ग से और दूसरा जल मार्ग से गुजारेंगे। स्थल मार्ग से गुजारते हुए आपको मरुस्थल से गुजारना है। गोभी का मरुस्थल है, टकलामाकन मरुस्थल है, पामीर का पठार, काराकुम मरुस्थल होके कैस्पियन सागर के उत्तरी ब्रांच में स्टेपी ग्रासलैंड भी आते हैं इसमें। फिर चले जाएंगे कार्कस जो माउंटेन है, और फिर पूर्वी यूरोप की ओर। फिर ब्रांच निकालना है सेंट्रल एशिया से काफ़ी सारे, एक ब्रांच निकालना है भारत की ओर। जो हिमालय माउंटेन है उसके साथ में चल रहा है ऐसे करके भारत की ओर। लैंडमार्क से जुड़ा हुआ था भारत भी। दूसरा जल मार्ग दिखाना है आपको नानजिंग से, फिर आसियान कंट्री की ओर, फिर अफ्रीका कंटिनेंट दिखाना है, और थोड़ा सा लाल सागर होके अंत में चले जा रहे हैं। बोलेंगे इटली करंट में रोमन साम्राज्य हुआ करती थी। तो ये है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेड किस चीज का हो रहा था इसमें। एक तो आप करेंगे रेशमी कपड़ा, जिसके नाम पे ही रखा गया ट्रेड, सिल्क रास्ता रेशमी कपड़े के नाम पे। अन बोलेंगे चीन की पार्सोलिन, पार्सोलिन बर्तन, जिसपे चीनी लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। चीनी मिट्टी से बना होता है, काफी महीन कलाकारी होती है। पार्सोलिन के बर्तन है, इसका ट्रेड होने लगा। फिर बोलेंगे चीन से ही चाय चली, चाय का ट्रेड होने लगा। इसी रास्ते में जो सिल्क रोड है, इसी में पार्सोलिन के बर्तन और चाय का ट्रेड होने लगा। बाद में समय के साथ चीन से कागज, बोलेंगे चीन से ही कागज और बारूद का ट्रेड होने लगा। और कब से कब तक का ये रास्ता था? ये रास्ता बोलेंगे 2 BC से लेके 15वीं शताब्दी तक, 1700 साल तक समझिए आप कि रास्ता था ट्रेड का। इसी के जरिए ट्रेड हो रहे हैं, अन्य कोई ट्रेड का मार्ग ही नहीं था उस समय। वर्ल्ड पूरा जो जुड़ा हुआ था इसी से जुड़ा था। उस समय उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं था, ना ही ऑस्ट्रेलिया का कोई अस्तित्व था। या तो यूरोप थे या तो एशिया थे, यहीं के मूल निवासी रहते थे। समय के साथ फिर कागज बारूद भी इस सिल्क रास्ते में प्रवेश कर गया। भारत से क्या चाहता था? अगर मैं बात करूं भारत से, तो भारत से भी स्थल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था। पाटलिपुत्र था, और नीचे में क्या था, संगम राजवंश थे। और सातवाहन साम्राज्य भी हुआ करता था भारत में। बाकी कुषाण, शक, ये सब तो थे ही थे उत्तर भारत में। तो रास्ता पहले देखिए, भारत से भी ऐसे करके एक रास्ता गुजर रहा है जो सेंट्रल एशिया जा रहा है अफगानिस्तान होके, और कनेक्ट हो जा रहे हैं बैक्टीरिया से। अफगानिस्तान में बैक्टीरिया एक शब्द आता है, बैक्टीरिया। ये कहाँ पे है? बैक्टीरिया अफगानिस्तान में है। और व्यापार का सेंटर होता था, एक व्यापारिक केंद्र था, काफी संपन्न क्षेत्र था बैक्टीरिया। तो
जल मार्ग से फिर आपको दिखाना है एक रास्ता कि जल मार्ग से भी संगम राजवंश सातवाहन जुड़े हुए थे। चीनी साम्राज्य, पल्लव, चालुक्य। ऐसा नहीं था सिर्फ 1 2 5 साल में खत्म करेंगे, अब शताब्दी लग रहा है। यहाँ देखिए 1700 साल का एक रास्ता है, जो सिर्फ एक राजवंश संभव नहीं है कि एक राजवंश के समय ही समाप्त कर देंगे। फिर आगे ऐसे दिखाना है, ये इधर पश्चिम तट की ओर, और आगे फिर भारत से जा रहा है फारस की खाड़ी की ओर। फिर भारत से एक और ब्रांच निकाल देंगे, ऐसे करके लाल सागर में आप प्रवेश करा लेंगे। तो लाल सागर में ऐसे करके इधर दिखाएंगे लाल सागर। अब भारत से कौन कौन से सामान, तो चीन से सामान थे। भारत भी उस समय विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हुआ करता था। चीन से ही बड़ी इकोनॉमिक्स थी भारत की। ऐसा नहीं था कि चाइना की इकोनॉमिक्स थी, भारत उससे ही बड़ी इकोनॉमिक्स थी। और इवन इन दोनों वर्ल्ड के सबसे सुपर धनवान थे, रईस थे और सुपर शक्ति थे। कौन सा सामान या वस्तु, क्या बोलेंगे, वस्तु का ट्रेड हो रहा था सिल्क रास्ते में। जो सिल्क था, सिल्क रोड, भारत से क्या किया जा रहा था, तो भारत भी फेमस था बोलेंगे अपने वस्त्र के लिए। बज्जी से लेके अंग तक, पाटलिपुत्र से लेके मथुरा तक वस्त्र बनते थे। भारत का वस्त्र था, दक्षिण भारत के वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र भारत में ही बनते थे। तो अलग अलग तरीके के वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र हो, रेशमी वस्त्र हो या सूती के वस्त्र, तीनों तरीके के वस्त्र कर लेंगे आप। भारत हथियार के लिए टॉप नंबर पे जाना जाता था। ऊंच क्वालिटी का जो हथियार था, हथियार के उत्पाद बनाता था। हाथी दांत थे। और बोलेंगे मसाला, दक्षिण भारत से मसाले का ट्रेड होता था। तो एक मसाले का रास्ता ऐसे निकलता है, क्या बोलेंगे, सिल्क रास्ते से मसाला जुड़ जाता था, लैंड के जरिए ही मसाला जुड़ जाता था। हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे मसाला इंटरनेशनल ट्रेड का वस्तु था, भारत से होते थे अलग अलग, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी हो, तो भारत से मसाला विशेष रूप से जाता था। अगर चीन से मैं बोलूं विशेष रूप से किस वस्तु का ट्रेड हो रहा था, तो बोलेंगे सिल्क का ट्रेड हो रहा था। तो भारत से किस चीज का ट्रेड हो रहा था, भारत से मसालों का ट्रेड हो रहा था। अब सवाल है इस यहाँ पे ट्रेड तो हो रहे हैं, लेकिन हो किसके साथ रहे हैं और कर कौन रहा है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। ग्रीक शासक या ग्रीक साम्राज्य। ग्रीक साम्राज्य तो भारत तक आ गया था, सिकंदर का अटैक, इवन भारत के अंदर भी एंट्री कर चुके थे। तो ग्रीक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य आया यूरोप में। इनके साथ ट्रेड चल रहा है, किसका चल रहा है, चीन का और भारत का। आपने इसकी वस्तु देखी कि चाइना ने क्या भेजा यहाँ पे और भारत क्या भेज रहा है, लेकिन ये बदले में क्या भेज रहे हैं, ये भी भेज रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफा वन सिंगल साइड ट्रेड चल रहा हो। तो रोम या ग्रीक से चीन भारत की ओर क्या जा रहा था, तो यहाँ क्या मिलते हैं, बोलेंगे घोड़ा, ऊंट, सोना, कीमती पत्थर, शराब। देखिए घोड़ा, सेंट्रल एशिया का जो स्टेपी था, जो सेंट्रल एशिया में घोड़े मिलते थे स्टेपी क्षेत्र में, पूर्वी यूरोप में, तो घोड़ा का ट्रेड हो रहा था क्योंकि इस पे दबदबा था ग्रीक या रोमन का। ऊंट है, सोना है, कीमती पत्थर, शराब, भारत और चीन आते थे, और चांदी भी इसमें जोड़ लेंगे। लेकिन जो ट्रेड था इनके पक्ष में था, हमेशा चीन भारत के पक्ष में ही ट्रेड होता था और हमेशा ये चिंता का कारण बने रहते थे। अब उन शासकों पे एक बार गौर कर लेते हैं जिन्होंने ट्रेड को बढ़ावा दिया, जो शासक भी होंगे इसमें। अगर एक साइड आप देख रहे हैं कि ग्रीक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य ट्रेड कर रहे थे चीन और भारत के साथ, तो सवाल ये था कि कौन कौन से राजवंश ने सिल्क रोड को बढ़ावा दिया। उन राजवंशों का एक बार लिस्ट देख लेते हैं, और जो ट्रेड कर रहे हैं भारत के साथ, चीन के साथ, ओवरऑल एक कंसेप्ट। सबसे पहले बोलेंगे सिल्क रूट को प्रारंभ किया था हान वंश ने। चीन का है हान वंश। चीन का जो हान वंश, इसी के नाम पे चीनी सभ्यता संस्कृति है, अर्थात उसको जो आज वर्तमान में शेप दिया हुआ है, ये हान वंश है। तो इसने प्रारंभ किया सिल्क रोड को। बाद में बेगई वंश आया चीन का।
तो हान वंश बेगई वंश प्रमुख वंश के रूप में थे। भारत में देखिए उस समय क्या था, हम भारत इतिहास पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का, तो भारत से आपको बोलना है कुषाण, शक, पार्थियन, फिर ग्रीक, इसके साथ ही पल्लव, चालुक्य, और इस साइड करिए। और इसका सीक्वेंस जाना है, अभी तो ये अनक्रमित है, इसको एक लाइन से सीक्वेंस में देख लेंगे। फिर आपको करना है सातवाहन, संगम काल, संगम काल में फिर 3 हिस्से करेंगे, चोल, चेर, पांडे, और क्या करेंगे चेंदी वंश, कुछ छूट रहे हैं आपके, तो गुप्त शासक। ये भारत से है। सबसे पहले जो सेंट्रल एशिया के आक्रमणकारी थे, जो बाद में भारतीय सभ्यता के अंग बने, इन्होंने प्रोत्साहन दिया। कौन कौन दिया? ग्रीक, पार्थियन, फिर शक, फिर कुषाण। तो पहले सीक्वेंस में आप करेंगे, पल्लव चालुक्य अंत में आएंगे ये, और गुप्त। उससे पहले क्या कर लेंगे आप? सातवाहन, संगम कर लेंगे और चेंदी कर लेंगे। फिर लास्ट में गुप्त के बाद आपको पल्लव चालुक्य दिखाना है। और ये ट्रेड हो रहा है, इस साइड से रोमन और यूनानियों का ट्रेड हो रहा था। बाद में जो सिल्क रास्ता है 15वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे डिमोनाइजिंग हो गया, क्योंकि भारत भी धीरे धीरे क्या था, अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तो चीन हो या भारत हो, इनकी सभ्यता संस्कृति खतरे में आ गई और सिल्क रास्ता समाप्त हो गया। अभी आधुनिक बात करूँ मैं मॉडर्न में, तो चीन ने फिर से स्टार्ट किया सिल्क रोड को। चाइना एक बार फिर से जो एशियन सिल्क रोड है, जो यूनेस्को साइड में आता है, यूनेस्को की विश्व सूची भी शामिल है सिल्क रोड, तो बोलेंगे चीन ने फिर से स्टार्ट किया है मॉडर्न सिल्क रास्ता। $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, पाइपलाइन हो या फिर बोलेंगे रोड हो, रेल हो, कनेक्टिविटी फिर से बढ़ा रहा है। फिर से ट्रेड के लिए वह सिल्क रास्ते पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके दोनों ब्रांच, मैरीटाइम सिल्क रास्ता हो या लैंड के जरिए सिल्क रास्ता हो। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बोलना है कि दोनों बाद में जो भारत था और चीन, ये दोनों तो गुलाम बन गए वेस्टर्न कंट्रियों के। ब्रिटेन का गुलाम बना भारत, और बाद में चीन को बांटे जर्मनी से लेके अमेरिका, फ्रांस, एशिया तक में। तो सिल्क रास्ता को रिवाइटल करने का कोशिश कर रहा है, रिवाइज करने का कोशिश कर रहा है, और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है चीन कैसे ही भारत शामिल हो जाए। तो भारत भी एक पार्ट में शामिल है, लेकिन दूसरे पार्ट में शामिल नहीं, क्योंकि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसको करंट के साथ आपको जोड़ देना है। एक बार विशेषता देख लीजिए, सॉरी महत्वपूर्णता, इतना इंपॉर्टेंट क्या था, क्यों महत्वपूर्ण था? सिल्क रास्ते का आपको इम्पोर्टेंस बताना होगा कि क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसका कारण आपको बोलना है कि इसने इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया। जो अर्थव्यवस्था थी, चीन हो, भारत हो, सेंट्रल एशिया हो, दक्षिण पूर्वी एशिया हो, पश्चिम एशिया हो, अरब देश से भी जुड़ता था, अफ्रीका कंटिनेंट तक आता था, सारे के इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया। अलग अलग वस्तुओं का ट्रेड हो रहा था, कोई एक वस्तु नहीं थी, बहुत सारे वस्तु थी, अनाज तक का भी ट्रेड हो रहा था। सेकेंड नंबर पे आपको बोलना है जो सांस्कृतिक संबंध है मजबूत हुए। सांस्कृतिक संबंध, जैसे भारत की संस्कृति चीन पहुंची, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ चीन में, चीनी भाषा में ट्रांसलेट हुए बहुत सारे हमारे संस्कृत ग्रंथ, पांडुलिपियां। तो सांस्कृतिक संबंध बना सेंट्रल एशिया और चीन के बीच, भारत सेंट्रल एशिया के बीच, रोमन साम्राज्य, ग्रीक और भारत के बीच, ऐसे करके सारे देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। थर्ड नंबर पे जो राजनीतिक सिस्टम था, राजनीतिक व्यवस्था व धर्म, ये धार्मिक विशेषता, ये भी जुड़े। विशेष रूप से जुड़ा हुआ, अगर मैं बात कर रहा हूं भारत की, तो भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, प्लस हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। कहाँ पे हुआ? तो सेंट्रल एशिया में हुआ, सिल्क रास्ते के जरिए ही। और साथ साथ में कहाँ हो रहे हैं? तो बोलेंगे आसियान देश में हो रहे हैं।
तो ऐसे करके कुछ विशेषता आपको दिखाना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो या रिलीजियस फैक्टर हो, थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट डालना है कि भारत का चीन के साथ, चीन का वर्ल्ड के साथ इस तरीके से सिल्क रास्ते के जरिए एक संबंध बना था और इसी को फिर से चाइना रिवाइज करना चाहता है। बस आज के लिए इतने ही, बने रहिए।